स्वागत है स्वागत है आप सभी का प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप लोग? जैसा कि आप लोग बड़ी देर से मांग कर रहे थे कि सर थ्योरी वाइज भी चैप्टर करा दिया जाए, तो मैंने भी निर्णय लिया है कि चलिए ठीक है, थ्योरी वाइज ही सही करा देते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि बायोलॉजी लेने का कोशिश किया है। आज से हम लोग बायोलॉजी का पर डे एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। उस चैप्टर से संबंधित जितना सवाल अलग अलग एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया होगा, उस सारा का ओरिजिनल प्रीवियस जो है उसे भी करेंगे। और बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी का ओरिएंटेड सवाल होगा जो आगे आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये सारे सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले हम लोग बायोलॉजी कर लेते हैं, फिर हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, बॉटनी और जूलॉजी इसे भी हम लोग कर लेंगे। तो तकरीबन हमें लगता है कि ये सब करते करते समय लगेगा धीरे धीरे, है कि नहीं। अगर आपको पूरा विशेष पढ़ना है, पूरा एकदम जानकारी लेना है अच्छी से, तो थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। अब एक दिन की चीजें तो है नहीं, है ना। अब अपने को भी सीखने में तकरीबन 20-25 साल लग गया, तो आप लोग भी तो सोच सकते हो ना, छोटी सी चीज तो है नहीं, साइंस बहुत गहराई में होता है। तो थोड़ा बहुत समय दीजिए, हम आपको धीरे धीरे जो है आपके सीखे हुए चीजों को रिवाइज करा देते हैं, और जो लोग नए हैं उनको सिखा भी देंगे। कोशिश कीजिएगा आप लोग किसी साथ में वीडियो को पॉज करके रोक कर लिखने का। आखिर ऐसा क्यों? जो मेन पॉइंट होगा हम उसे हाईलाइट करेंगे, आप उसे लिखिए, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला। अब कहिएगा कि तो फिर आप नया क्या कर रहे हैं। हम आपके साथ नया क्या करने चले हैं? जो किताब में है वही तो पढ़ना है, जो किताबें में है वही तो पढ़ना है। बस अंतर यही है कि क्या पढ़ना है जो किताब में से कम हो जाए और उससे मेरा काम भी हो जाए। ये मुझे जानकारी है, ये आपकी जानकारी नहीं है ना। तो हम बताते हैं आपको कि क्या क्या पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन में आपके साथ खेला किया जाएगा। ये सब टेक्निक जो है ये हम आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट जो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जावान बनाएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। चल झुट्ठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और इस चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं। यह है बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग लिखे हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। यानी बायोलॉजी का जो पहला टॉपिक है वो परिचय से संबंधित है। इसे देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो निकल कर आपके सामने आएगा। उसके बाद इसका सवाल जवाब जो होता है, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का, इसे भी कर लेंगे। तो आप लोग 2 कॉपी रखिएगा, एक सवाल आंसर करने का, चैप्टर का जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक कॉपी आपको बनाना पड़ेगा, और एक थ्योरी कॉपी जो अभी टिक आउट करवाएंगे। जितनी बातें टिक आउट करवाएंगे आप बस उतना ही अपने कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। पूरा किताब रटने की जरूरत नहीं है, पूरा किताब आता ही नहीं है तो रटेंगे क्यों, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जीव विज्ञान किसे कहते हैं। अच्छा कोई आदमी बताइएगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं। हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। 2016 में हम यूपी पुलिस के एग्जाम देने गए थे, उसमें जीव विज्ञान का परिभाषा पूछा हुआ था। और मजे की बात तो यह है कि 31 लाख लड़का अपेयर हुआ था उस एग्जाम में, और 18 लाख लड़का उस सवाल का जवाब गलत दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान का डिफिनेशन, परिभाषा का जो है, जिसमें से 4 ऑप्शन भी होता है, उसमें से गलत जवाब दिया गया। तो तब मुझे समझ में आया कि बच्चों को पढ़ना वाकई में सब कुछ पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको लगेगा कि ये तो आसान है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ बच्चे ऐसा होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, कुछ ऐसा बच्चे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको ज्यादा दिक्कत होने वाला है कि नहीं। क्योंकि उन्हें तो बायोलॉजी से कोई मतलब था नहीं, लेकिन अभी तो मजबूरी बन रहा है उनको बायोलॉजी पढ़ने के लिए। अपने सेक्टर में तो उनको जॉब मिला नहीं, तो अब वो आ गए हमारे सेक्टर में, और हमारे सेक्टर में उनको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बायोलॉजी की परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री की परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, साइंस क्या होता है उसे समझना पड़ेगा, उसको देन सब कुछ उनको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
बताए नहीं, मजे की बात तो तब था जब 18 लड़का सवाल का आंसर गलत दे दिया। और सवाल भी एग्जामिनेशन हॉल में जब सवाल पूछे जाते हैं तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको तो लगता है कि चारों सही है, हो सकता है कि 2 आपको बहुत पसंदीदा ऑप्शन लगता होगा, उस 2 में कंफ्यूजन होगा, 2 तो आप एलिमिनेट कर लिए, अरे ये नहीं हो सकता, पक्का है 100% हम मान के चलते कि नहीं हो सकता है, बच गया 2। और 2 जो है ना, आपको एकदम आपके मन के अंदर जो है टकराव पैदा कर देता है, आपके दिमाग के अंदर टकराव पैदा कर देता है कि क्या सचमुच में ये होगा या ये होगा, है कि नहीं, ये होगा या ये होगा। यही सबसे बड़ी समस्या खड़ा करता है। तो इसीलिए बारीकी से छोटी छोटी पॉइंट्स को भी इग्नोर न करके उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे की ओर चलिए, बहुत अच्छा से सब कुछ सीख पाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों, समस्त सजीवों, अच्छा सजीवों का मतलब समझ रहे हैं ना आप, सजीवों का मतलब समझ लीजिए कि जिसमें क्या हो, जान हो, किसमें क्या हो, जान हो, जो वंश वृद्धि कर सकता है, जो वंश वृद्धि कर सकता है, जो वंश वृद्धि कर सकता है, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें ऊर्जा हो, इन सब चीज उपस्थित अगर हो तो उन्हें सजीव कहेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जिसमें जान हो तो पेड़ पौधा में भी जान है, सजीव है क्या? बिल्कुल, जिसमें जान होगा वो सजीव होगा, जिसमें जान होगा वो सारे के सारे सजीव होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। ये तो हो गया आपको बायोलॉजी का परिभाषा। सबसे मुख्य बात यह है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है 1801 ईस्वी में लैमार्क जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविनियस जो जर्मनी का वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था 1839 ईस्वी में। ट्रेविनियस याद रखिएगा, ट्रेविनियस ने, जर्मनी का एक वैज्ञानिक था ट्रेविनियस। तो ये पॉइंट निकल के आएगा कि जीव विज्ञान जो है इस शब्द का जीव विज्ञान जो है इस शब्द के बारे में कौन बताया, तो ये सवाल आपसे ज्यादातर पूछा जाएगा। तो इसके बारे में 2 वैज्ञानिक बताए, एक थे लैमार्क और एक थे ट्रेविनियस। लैमार्क ने, और लैमार्क जबकि फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसके बारे में 1801 ईस्वी में बताया, जबकि ट्रेविनियस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे इन्होंने इसके बारे में 1839 ईस्वी में बताया। ये बातें आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि बायोलॉजी का परिभाषा आपसे पूछ लीजिए जाए, क्योंकि हमने आपको बताया कि एक बार हमारे साथ कांड हो चुका है, तो आपको बचाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हम बहुत बार कटा चुके हैं इस सब चीजों में, है कि नहीं। उसके बाद आपको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और यहाँ देखते हैं, मेन मेन बात आप लिखा करिए। जैसे अभी हम बोले जीव विज्ञान शब्द के बारे में, जो हम कॉपी पे, जो यहाँ पैड पे हम अलग करेंगे उसे आप भी अपने पेज पे लिखते चले जाइएगा, बस आपका बायोलॉजी तैयार हो जाएगा। और मात्र 30 दिन में आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। अब कहिएगा 30 दिन, बाकी सब टीचर तो 60 दिन पढ़ाते हैं, 90 दिन पढ़ाते हैं, वो कोर्स बेचते हैं तो पढ़ाते हैं। हम आपको एक लंबा लंबा वीडियो देंगे और उसमें खत्म करा देंगे, है कि नहीं। और देन क्वेश्चन आंसर भी, आप चिंता ना करें, क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आपके साथ साथ ही चलेगा। क्योंकि नहीं कहते हैं कि एक हथियार को पिजवाने से काम नहीं चलता है, उसे रनिंग में लाइएगा तब उसमें धार आता है कि नहीं। आप अपने घर में देखे होंगे हंसुआ है, खुरपी है, कुदाल है, तो पिजवा कर ला देने से उसमें धार नहीं आता है, पिजवा कर लाने के बाद उसे चलाना पड़ता है, चलाने के बाद उसमें धार आता है। कलम, एक नए कलम देखते हैं कितना स्लो चलता है, और जैसे उसे चलाना स्टार्ट कर दीजिएगा तो चलते चलते वो अपने आप को स्पीड पकड़ता है। तो वही यहाँ है, प्रैक्टिस में लाइए उस चीज को। तो इसीलिए सवाल जवाब करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है हम लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। जीव विज्ञान को जो है विज्ञान का जो शाखा होता है, हम आपको एक चीज बता देते हैं, एक पेज लेते हैं, चलिए देखिए, ये है विज्ञान, ये है विज्ञान। जीव विज्ञान के जो है
इसमें विज्ञान में आपको जीव विज्ञान आ जाएगा, रसायन शास्त्र आ जाएगा, और भौतिकी शास्त्र भी आ जाएगा। उसके बाद हम बता देते हैं कि जीव विज्ञान में भी दो प्रकार के विज्ञान होंगे। एक तो होंगे जंतु विज्ञान और एक होंगे प्राणी विज्ञान। रसायन शास्त्र भी तीन प्रकार का होगा। एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद भौतिकी की बात करें तो भौतिकी में भी दो प्रकार का भौतिकी होता है। एक होता है फिजिकल भौतिकी मतलब फिजिकल फिजिक्स, और एक होता है केमिकल फिजिक्स। फिजिकल फिजिक्स, एक होता है केमिकल फिजिक्स। इन सब बातों को, ये ब्रांच है विज्ञान का, इनके बारे में जानना पड़ेगा। विज्ञान के बारे में जो है, विज्ञान के जनक आपको अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। इसका जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु है, जबकि प्राणी विज्ञान के जनक जो है ये आपको मिलेंगे क्या नाम है इनका? थियोफ्रेटस। आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के बारे में लेबोजियर बताए थे। इसलिए लेबोजियर को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। जबकि भौतिकी शास्त्र के बारे में दो वैज्ञानिक के बारे में बताए थे। भौतिकी शास्त्र के बारे में अगर कहेगा कि भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तब लगाइएगा आइंस्टीन, सॉरी गैलीलियो। गैलीलियो। लेकिन कहेगा कि आधुनिक भौतिकी शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तब लगाइएगा आइंस्टीन। ये आधुनिक में आता है। आधुनिक में हम लोग आइंस्टीन को कहते हैं, जबकि पुराने में गैलीलियो। तो कहेगा कि भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तब गैलीलियो। लेकिन सवाल में आधुनिक शब्द जोड़ता है। आधुनिक भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तब आइंस्टीन। न्यूटन का नाम बिल्कुल मत मारिएगा, न्यूटन का नाम बिल्कुल मत मारिएगा। क्यों बताते हैं? बच्चा को ना न्यूटन चाचा से बड़ा प्यार है, जैसी ऑप्शन में देखता है मार दो ना, यही होंगे सबसे ज्यादा, यही खोज किए हैं। कुछ आएगा न्यूटन, कुछ आएगा न्यूटन। अरे दादा, न्यूटन थोड़े ना होता है, सब कुछ न्यूटन थोड़े ना किया है कि नहीं। चलिए, तो इतनी बातें आपको जानकारी में रखना पड़ेगा, फिर विज्ञान के बारे में आगे बढ़ेंगे। ये बातें आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इन सारे बातों को नोट कीजिए। इन सब बातों को जो है आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये जनक जो हम लिखा रहे हैं सबका, ये जनक के बारे में पूछा जाता है। विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी शास्त्र, तीन भागों में बटा। जीव विज्ञान दो भागों में बटा, जंतु विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं, प्राणी विज्ञान के जनक को थियोफ्रेटस कहते हैं। रसायन शास्त्र तीन भागों में बटा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में तो पता नहीं कौन बताया था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इसका आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री के बारे में लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने बताया। भौतिकी शास्त्र भी दो प्रकार का होता है, फिजिकल फिजिक्स और केमिकल फिजिक्स। भौतिकी शास्त्र के बारे में अगर पूछे कि इसका जनक कौन है, तो गैलीलियो मारिएगा। लेकिन जैसे ही अगर आधुनिक लगा देता है कि आधुनिक फिजिक्स का जनक कौन है, तब आइंस्टीन लगाइएगा। ठीक है, इस पेज को आगे लेके चलते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। जो पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या है? जीव विज्ञान को
विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को, हमने बताया था कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को, या जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनामिलिया, हाँ इस बातों को आप लोग कॉपी में जो है अलग से लिखेगा कि अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में जो है अपनी एक पुस्तक था हिस्टोरिया एनिमेलियम, इसमें बताया था। हो सकता है कि ये बात पूछा जाए, हालांकि अभी तक तो ऐसा नहीं पूछा गया है कि अरस्तु ने किस किताब में जीव विज्ञान के बारे में बताया, अभी तक नहीं पूछा गया है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है। लेकिन कहीं पूछ दिया जाए तो ये जानकारी रखिए कि हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है उस किताब में 500 जंतुओं के बारे में इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, और उसके बाद जो है जूलॉजी के बारे में इन्होंने बताया। फिर थियोफ्रेटस के बारे में हम आपको बता दें कि थियोफ्रेटस जो था वो वनस्पति विज्ञान का जनक माने जाते हैं, बॉटनी विज्ञान का जनक माने जाते हैं, और इनका भी एक किताब था हिस्टोरिया प्लाटेनम। हिस्टोरिया प्लाटेनम एक किताब था इनका, एक किताब था अरस्तु का, और एक किताब था थियोफ्रेटस का। इन दो बातों को लिखिएगा, सबको नहीं लिखना है, जो हम लिख रहे हैं कलम से वो आप लिखिए, बस सबको नहीं लिखना है। आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को देखते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, यानी कि जीवों के नाम जो है उसका द्विनाम पद्धति के बारे में किसने बताया था, इन सब बातों को भी थोड़ा सा पढ़ना है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। जीवों का जो है वर्गीकरण करने का पहला प्रयास कैरोलस लिनियस ने किया। इन्होंने क्या किया, 2 भागों में जीवों को बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में। द्विजगत सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के बारे में जो है एक कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया, कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांटा। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा। द्विनाम पद्धति में क्या किया, 2 भागों में बांटा। इन्होंने जीवों को जंतु जगत तथा पादप जगत में बांट दिया था। कौन कौन जगत में बांटा, जंतु जगत तथा पादप जगत। जंतु जगत तथा पादप जगत, इसमें बांट दिया गया। अब आपको हम बता देते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, इसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सन 1773 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण को द्विनाम पद्धति को प्रचालित किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा, किस भाषा में, लैटिन भाषा में। यही याद रखिएगा, कभी कभी ना बोले ना कि संजोग खराब होता है तो कुछ भी हो जाता है, वही हाल है। लैटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द था वंश, दूसरा शब्द था जाति। पहला शब्द था वंश, दूसरा शब्द था जाति। जैसे वैज्ञानिक में अगर हम नाम देखें तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, जिसमें होमो क्या है, वंश, होमो क्या है, वंश, सेपियंस क्या है, जाति, सेपियंस क्या है, जाति। इसी प्रकार से सबको क्या किए, बांटते चले गए।
फिर से आइए, द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस। एक पॉइंट आप लिखिए। दूसरा लिखिए, द्विनाम पद्धति में कैरोलस लिनियस किस किस में बांटे? तो पादप जगत में, जंतु जगत में। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। 3 पॉइंट। उसके बाद लिनियस ने किस भाषा में एक कहा गया था? तो लैटिन भाषा में कहा गया। 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट लिखिए कि कितने वर्गों में बांटा? तो 2 वर्गों में, जिसमें पहला क्या था? वंश, दूसरा क्या था? जाति। पहला क्या था? वंश, दूसरा क्या था? जाति। बस ये 5 पॉइंट लिखना है। इतना बात में से मात्र 5 पॉइंट लिखना है और 5 पॉइंट को याद रखना है। तो आप लोगों को लगता है कि इतना बड़ा बड़ा मतलब जो है पढ़ना पड़ेगा, उतना नहीं पढ़ना है ना। ये सारी बातें को नहीं पढ़ना है, बस कुछ बातें इसमें से निकालना है, यही पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, जब कैरोलस लिनियस जीवों का द्विनाम पद्धति दिए तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गया। उस कमी को दूर करने के लिए आर.एच. व्हिटकर, एक वैज्ञानिक थे, आर.एच. व्हिटकर, इन्होंने क्या किया? जीवों को 5 जगत में बांटा। और 5 जगत क्या था? मोनेरा, कवक, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा, नोट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, कि जीवों का पांच वर्गों में वर्गीकरण। कौन किया था? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर नाम का वैज्ञानिक जी जो है, जीवों को 5 जगत में बांटे। पहला क्या था? मोनेरा, दूसरा कवक, तीसरा जंतु, चौथा पादप, 5वां प्रोटिस्टा। और इसी ये जो बंटवारा किया गया, इसी को वैलिड माना गया, इसी को मान्य किया गया, ये वैलिड माना गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक है कि मोनेरा, कवक, जंतु, पादप, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहां से भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आइए, क्या है मोनेरा? यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, अच्छा ध्यान से देखिएगा, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इनमें केंद्रक होता है। मोनेरा में क्या होता है? आप लोग जो है, हम जो बातें बता रहे हैं वो सब आप लिखिएगा मोनेरा के बारे में। ज्यादा कुछ इसमें से बहुत सारी बातें नहीं लिखना है, इसमें से बहुत सारी बातें नहीं लिखना है। लिखिएगा मोनेरा के बारे में। एक नया पेज ले ले, नया पेज ले ले। हटेगा तो नहीं ना? छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ से चलिए, इसको मिटाए कैसे? नया पेज ले लेते हैं। आइए मोनेरा के बारे जानते हैं। मोनेरा के बारे में देखिए, मोनेरा क्या है? ये मोनेरा है, इसमें लिखिएगा आप लोग, इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। जो जो बात लिखा रहा है यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। इसमें कोशिका झिल्ली होता है। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है। इतनी बातें मोनेरा के बारे में आप लोग जानिए, ये बहुत ज्यादा जो है मतलब। अच्छा, एग्जाम्पल में कुछ देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन आ सकता है। जैसे आपको माइकोप्लाज्मा,
माइकोप्लाज्मा, ये सब आ सकता है। अब चलते हैं उस पे, और उस पेज पे जाके देखते हैं। चलिए देखिए, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक है, जीवों का समूह है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक होता है, और सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्रक और कोशिकांग नहीं होता है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, केंद्रक नहीं होता है, कोशिकांग भी नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है और कोशिकांग भी नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होता है, केंद्रक और कोशिकांग नहीं होता है, जो कि थ्योरी में है भी, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे हम। यहां से चलिए, केंद्रक नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होता है, इसमें केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। हमने ये बात बोला था कि केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है, केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है, तो केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है, कोशिका झिल्ली होता है, यानी कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है मोनेरा जगत में आता है। ये सब क्या होता है, मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, एक चीज और लिखिएगा इसमें, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यह प्रकाश संश्लेषी होते, बस 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखना है मोनेरा के बारे में। ये बातें जो हम लिखे आप लोग कॉपी में लिखिए, वो छोड़ दीजिए जो वहां से, वहां क्या लिखा हुआ है थ्योरी में, ये सब टाइपराइटर है, टाइप करके रख देता है ना, वो पूरे किताब उसको मिला हुआ है, टाइप करके अपना रखे हुए रहता है। मेन चीज जो हमें पढ़ना है, जहां से अपना सवाल आएगा, वो यहाँ है, मोनेरा में केंद्रक नहीं होता है, कोशिकांग नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है, या कोशिका भित्ति नहीं होती है, यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होता है, एग्जाम्पल में माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, और यह प्रकाश संश्लेषी होता है। बस इतना ही पॉइंट को पढ़ना है, इतना ही से काम होना है, बोझा नहीं ढोने का, बिल्कुल एकदम माथा पर भार नहीं देना है, इसे तो बिल्कुल परेशान नहीं करना है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है इसे हैंडल करके रखना है, ज्यादा नहीं है कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। आइए प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इनमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। कैसा जीव होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं, हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, जैसे समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप जंतु एवं कायिक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। अच्छा, इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए मोलिया फ्लैजिला नामक संरचना भी पाई जाती है, कुछ में कोशिकाएं भित्ति पाई जाती है, इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, तथा ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण देखिए, हम बताते हैं आपको, ये सब छोड़िए, थ्योरी है, एक नया पेज लेते हैं और हम आपको बताते हैं। लिखिएगा प्रोटिस्टा, अपने को क्या पढ़ना, इसमें कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली होता है, इसमें केंद्रक होता है, और अगर केंद्रक होता है तो केंद्रक झिल्ली भी होता होगा। यह पादप और जंतु दोनों में होता है, और पादप और जंतु के बीच का में कड़ी का काम करता है। पादप और जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। इतना बात आप प्रोटिस्टा के बारे में अगर याद रखते हैं तो आपका इतना सभी काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होता है, ये स्वयंपोषी भी होता है
विषमपोषी भी होता है। ज्यादा ज्यादा लिखने से और भी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, इसलिए कम कम ही लिखे, ठीक ठाक रहेगा। बढ़े आगे। प्रोटेस्टा खत्म, आइए कवक में आते हैं। बढ़े आगे। चलिए, आइए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कवक। ये है कवक। चलिए कवक के बारे में देखते हैं हम लोग। कवक के बारे में बस 2-3 बात याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा याद रखिएगा आपका जो है मन शांत नहीं रहेगा, इसलिए कवक को ज्यादा भाव नहीं देने का। कवक के बारे में इतना याद रखिएगा। देखिए कवक क्या होता है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, एक काइटिन के बना होता है। इसमें सेलुलोज अनुपस्थित होता है। सेलुलोज अब्सेंट होता है। बस इतना ही बात याद रखना है कवक के बारे में, विशेष नहीं याद रखना है। कवक के बारे में इतना ही बात याद रखना है। एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल में ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम, ETC कर सकते हैं आप। ईस्ट, पेनिसिलियम, मशरूम, ये सब इसका एग्जाम्पल आता है कवक का। कवक विषम पोषी होता है, इसे एक विशेष याद रखिएगा। एक ऐसा होता है विषम पोषी। चलिए 1 2 3 4 5 5 लाइन याद रखना है कवक के बारे में। आपका कवक खत्म। चलिए आइए तो अब पेज पे। एक कवक खत्म हो गया, कवक के बारे में देख लिया आप लोग। आइए प्लांटी पे। इसलिए गला रुका हुआ है। चलिए प्लांटी पे आते हैं। यह सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। प्लांटी क्या है? प्लांटी के बारे में हम आपको बता देते हैं। प्लांटी प्लांटी प्लांटी, सबसे बड़ा का टेंशन जानते हो? अथी लेना है। प्लांटी के बारे में बताते हैं। पहली बात है कि यह स्वयं पोषी होता है। मेन चीज तो यही, प्लांटी क्या होता है? स्वयं पोषी होता है। दूसरा बात इसे याद रखिएगा, हाँ स्वयं पोषी होता है तो प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही करेगा। एक ही बात तो याद रखना है, एक ही बात याद रखो, स्वयं पोषी होता है, क्योंकि स्वयं पोषी जो होगा वो उसमें क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। क्लोरोफिल क्लोरोफिल होगा तब तो स्वयं पोषी है, और इसीलिए इसे जो है हम लोग ये प्रकाश संश्लेषी होता है। तो ये जानकारी का जो है जरूरत नहीं था, बस खाली इतना जानकारी है ना कि स्वयं पोषी होता है, तो क्लोरोफिल होगा, प्रकाश संश्लेषी होगा, बात खत्म। इसलिए हम थोड़ा सा रुक गए थे, है ना। चलिए
आइए जंतु पे। तो जंतु के बारे में कौन नहीं जानता है? चलिए, जंतु क्या है? इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी होते हैं, होलोजोइक होते हैं। यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटोजोआ भी कहा जाता है, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, स्टारफिश, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, ये सब आता है। आइए जंतु जगत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जंतु जगत क्या है? पहली बात है कि इसमें ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक। बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ये होलोजोइक होते हैं। मतलब कि अपना खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, पैरासाइट इसको कहिए, पैरासाइट। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इनके अंदर सब कुछ होता है, चूंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, बहुकोश के यूकैरियोटिक, माफ कीजिएगा, अरे काहे गलती हो रहा है हमसे, ये तो पैरासाइट सीखे हैं। यूकैरियोटिक ना होगा तो प्रोकैरियोटिक लिखता है, इसमें केंद्रक कुंद्रक सब होता है। जेल भेजवाएगा हमरा सब। यूकैरियोटिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जो भी चीज देखते हैं, जैसे आप स्तनपायी, पक्षी वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप, etc कर लीजिए। ये सब जो होता है ये जंतु जगत में आता है। ये सब कहाँ आता है? जंतु जगत में आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रमुख जनक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, यहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। जो पॉइंट्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को जो है आपको पी जाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ से जो है सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हालांकि चैप्टर वाइज हम इसको बताते चले जाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है, जो बात हम अभी पहले बता दिए है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है विश्व स्तर पर। अब भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इनको अभी फिलहाल भारत रत्न मिलने वाला है, घोषणा हो चुका है, भारत रत्न। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ये सब सवाल ऐसा है जो लगातार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है, और इसलिए हमने क्या किया, की पॉइंट में डाल दिया है। भारतीय प्रायस्थिति का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। भारतीय प्रायस्थिति का जनक जो होता है रामदेव मिश्रा को माना जाता है, जबकि प्रायस्थिति का जनक जो होता है AG टांसले को माना जाता है। विश्व लेवल पर अगर बात करें जो AG टांसले रखिएगा याद, AG टांसले। अब भारत में रामदेव मिश्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। भारतीय जवान, ये पॉइंट गलत है, ये कुछ। टीकाकरण का जो जनक है एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन जो था विलियम S गॉड किया था। ये सवाल आपको RPF के एग्जाम में पूछल था। रेलवे का जो एक डिपार्टमेंट होता है RPF, रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स, उसमें ये पूछा गया था कि हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। क्योंकि हरित क्रांति का जनक कोई और है, हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, जबकि उस शब्द का प्रतिपादन जो है विलियम S गॉड किया था। किसने किया था? विलियम S गॉड।
चलिए इस सबको उतारिए एक एक करके, क्योंकि टोटल उतारना होगा आपको। इस टोटल को उतारिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों को पढ़ना है वो ब्रांचेज है। क्या है? ब्रांचेज। चलिए अब यहां से एक नई शुरुआत करते हैं फिर हम लोग, और ब्रांच को पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान में ब्रांच क्या होता है और किस ब्रांच में किस चीज का स्टडी करना होता है। जीव विज्ञान में ब्रांच क्या होता है और इसमें किस चीज का अध्ययन करना होता है। ये ब्रांचेज को अगर हम जब पढ़ लेंगे तो सवाल हर एग्जामिनेशन हॉल में एक सवाल तो यहाँ से पक्का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा है। पहला क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका विज्ञान का अध्ययन करते हैं। कोशिका विज्ञान का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसमें कोशिकाओं की संरचना एवं उसके कार्य का अध्ययन करते हैं। कोशिकाओं के संरचना एवं उसके कार्य का अध्ययन करते हैं साइटोलॉजी में। दूसरा है सेल बायोलॉजी, जिस सेल के बहुमुखी मतलब टोटल कोशिकाओं के बारे में एक एक चीज की जानकारी जो है इस सेल बायोलॉजी में होता है। कोशिकाओं के बारे में बहुमुखी अध्ययन जो है इस सेल बायोलॉजी में होता है। तो साइटोलॉजी में और सेल बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइटोलॉजी में इसके अंदर की जो संरचना होती है, उसका जो कार्य होता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जबकि सेल बायोलॉजी में बहुमुखी अध्ययन करते हैं, मतलब एक एक चीज को उसमें पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी में जीवों की आकृति एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जीवों की आकृति एवं संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इसे तो नोट करना ही पड़ेगा आप लोगों को, या ये पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग उस टेलीग्राम चैनल पर से पीडीएफ को ले लीजिएगा और बैठ कर आराम से लिख लीजिएगा। जितना लिखा रहे ना बस उतना ही सफिशियंट है, उससे ज्यादा कहीं पढ़ना भी नहीं है। किताब में ढेरेक देले है, जाइए ढेरेक पढ़िएगा तब, है ना। कोई तुम्हारा होगा नहीं इसमें से, ढेरेक पढ़ोगे तो। बस कुछ पे ही उम्मीद करो, सबकी उम्मीद ना करो। बस कुछ पे ही उम्मीद करो, सब पे उम्मीद ना करो, सब धोखा दे जाते हैं समय समय पर। बस कुछ पे ही उम्मीद करो, सब पे उम्मीद ना करो, सब धोखा दे जाते हैं समय समय पर। इसलिए हम कह रहे हैं कि टोटल बातों को ना ध्यान में रखते हुए कुछ बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में यही काम करेगा और यही हमारा क्या होगा, हमें विजेता बना सकता है। चलिए बाह्य आकार की देखिए, मॉर्फोलॉजी दो प्रकार का होता है। आपको लेके चलते हैं हम थोड़ा सा अपनी दुनिया में। मॉर्फोलॉजी है क्या? मॉर्फोलॉजी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल, और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जिसमें बाह्य यानी कि बाहरी संरचना, उसका कार्य, इन सब का जब अध्ययन करेंगे तो बाहरी यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। और शरीर के अंदर का, ये सारा मामला शरीर का है, बॉडी का है। देखिए शरीर के संरचना, शरीर के संरचना, कार्य, गुण का अध्ययन, ये सब क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? आंतरिक शारीरिक संरचना, कार्य, गुण, etc। तो ये दोनों के बारे में आप लोग को पता चल गया। मॉर्फोलॉजी दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। शरीर के बाहर यानी नाक, मुंह, कान, भौं, चेहरा पर होल तो क्या बोलते हैं बर्रे, ये सब का अगर हम चर्चा करते हैं या उस पर अध्ययन करते हैं तो ये सब है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जबकि शरीर के अंदर का गुण, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वो रोने की आदत बहुत ज्यादा है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, काइंडनेस उसके अंदर बहुत ज्यादा है, लवेबल है, तो ये सब जो है ये इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें इसको पढ़ते हैं हम लोग।
थोड़ा सा और आगे बढ़े, आपकी इजाजत हो तो और आगे बढ़े। चलिए, इसको पढ़ते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी में शरीर, एनाटॉमी जो है एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में उत्तक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उत्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, उत्तक, क्या लिखिएगा, उत्तक। हिस्टोलॉजी में जीवों के विभिन्न प्रकार के उत्तक, उत्तक का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी में जीवों एवं वातावरण के बीच के संबंधों को अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी, जनानिकी, फिजियोलॉजी में जैविक क्रियाओं, उसके आसपास के खान पान, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम लोग जीवों में पाई जाने वाली समस्त समानता, विभिन्नता, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उद विकास, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन में जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन करते हैं। प्लेन्टोलॉजी, प्लेन्टोलॉजी में जो है फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व, पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करते हैं, फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी, इसको कहते हैं हम लोग विष विज्ञान। टॉक्सिक का मतलब होता है विष, टॉक्सिक का क्या मतलब होता है, विष, यानी कि विषैले पदार्थों का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। परजीवी, पैरासाइटोलॉजी, जो जीव दूसरे पर खाने के लिए डिपेंडेबल हो उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। और इसमें परजीवियों का अध्ययन करते हैं, जैसे हम लोग भी पैरासाइट में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी किसी और चीज से खाना खाते हैं, खुद से खाना बनाते नहीं है, तो हम लोगों के अध्ययन का भी पैरासाइटोलॉजी हो जाएगा। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी होता है रोगों का प्राकृतिक लक्षण एवं कारणों का अध्ययन। एपीकल्चर, एपीकल्चर में तो मधुमक्खी का पालन होता है। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। चलिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में जो है रेशम के कीड़ा का पालन। मोरिकल्चर में शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़े का पालन, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये जरूरी है। पिसिकल्चर में मछली पालन। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। विषाणु में वायरोलॉजी। माइकोलॉजी कवक विज्ञान। फाइकोलॉजी शैवाल का विज्ञान। और याद रखिएगा शैवाल जो होता है स्वयंपोषी होता है, शैवाल स्वयंपोषी होता है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में जो है हम लोग झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कोई घास फूस होता है उसका झाड़ी होता है, उस सब का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में पुष्प विज्ञान का अध्ययन। पोमोलॉजी में फल विज्ञान का अध्ययन। ये सब तो आसान आसान है, ये आपको पहले से भी आ रहा होगा, फिर भी हम करा देते हैं, देखते चलिएगा आप लोग। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं हम लोग, बर्ड्स, बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। मछलियों का अध्ययन इचोलॉजी कहलाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन करते हैं। एग्रोनॉमी में घास का अध्ययन करते हैं, फसल का अध्ययन करते हैं। ओलिरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं।
ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं, हीमेटोलॉजी में रुधिर यानी कि ब्लड का अध्ययन करते हैं, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन करते हैं, कैलोलॉजी में सुंदरता का अध्ययन करते हैं, मिमिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन करते हैं, मैथोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। इसे एक नजर देख लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कीजिए, अब बैठ कर आराम से लिख लीजिए, या आपके बुक में भी होगा ये सब चीजें, आप लोग वहां से निकाल के देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पढ़ना है। देखो उसमें बहुत है, बुक में बहुत सारा है, लेकिन सारे चीज यहाँ नहीं है, यहाँ बस वही है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। हम बताएंगे जब सवाल आंसर करेंगे तो बताएंगे आपको कि सब बुक में पूछा हुआ सवाल है। और ये सोचोगे कि मुझे आता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं आता है। यहाँ तो लगता है कि आता है। मिमिकोलॉजी में जो है चींटियों का अध्ययन करते हैं, मैथोलॉजी में स्तनधारी का अध्ययन करते हैं, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं, सेरोलॉजी में एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन करते हैं। और एंटीबॉडी और एंटीजन, देखो एंटीबॉडी जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए में होता है, AB में होता है। चलो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ये चर्चा करेंगे ब्लड चैप्टर में। सार्केटोलॉजी मतलब मांसपेशियों का अध्ययन होता है, इरेक्नोलॉजी मतलब जो है मकड़ियों का अध्ययन होता है, निमेटोलॉजी में क्या लिखी हुई थी, निमेटोलॉजी, रुक जाइएगा थोड़ा सा, निमेटोलॉजी देख लेते हैं। गोल कृमि का अध्ययन होता है निमेटोलॉजी में, जो है कि गोल कृमि का अध्ययन होता है, गोल कृमि का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी में त्वचा विज्ञान का अध्ययन होता है, हिप्नोलॉजी में स्वप्न का अध्ययन होता है, स्वप्न का। स्वप्न का अध्ययन होता है। इम्यूनोलॉजी में जंतुओं शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन होता है। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। एंजाइमोलॉजी में उत्प्रेरक का अध्ययन होता है। ओफियोलॉजी में सर्पेटोलॉजी में सर्प का अध्ययन होता है। हालांकि सर्पेटोलॉजी सांप का अध्ययन कितना, और ओफियोलॉजी इसमें जो है सर्प विज्ञान का अध्ययन होता है। और मलाकोलॉजी में मुर्गा और उसके खोलों का अध्ययन होता है। मोलस्का और उसके कवच, उसके कवच का अध्ययन होता है। और आगे है क्या, बहुत हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए थोड़ा सा और है, इसको देख लेते हैं हम लोग। नियोटोलॉजी में नवजात शिशु का अध्ययन होता है। जर्मेटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन होता है। नीडोलॉजी में घोंसला का अध्ययन होता है। एक्सोबायोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन होता है। इथोलॉजी में जंतु के व्यवहार का अध्ययन होता है। वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है। हॉर्टिकल्चर में फल सब्जी बागवानी फल सब्जी और बागवानी का अध्ययन करते हैं हम लोग। विटिकल्चर में अंगूर का पालन होता है। सिल्वीकल्चर में वृक्षारोपण होता है। पर्ल कल्चर में मोती पालन का होता है। पर्ल मतलब मोती होता है, पर्ल मतलब मोती होता है, तो मोती कल्चर। चलिए थोड़ा सा और बच के हम लोग देख लेते हैं। एक्वा कल्चर में जलीय जीव का पालन होता है और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है। और कुछ बचा क्या? चलिए तो ये अपना क्लास था, ये थ्योरी का क्लास था जिसमें हम चीजों को बता दिए हैं। देखिए
अगर आपको टोटल नहीं पढ़ना है तो इसमें से कुछ पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किताब का कौन सा टॉपिक से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है ये आपको आएगा पार्ट 2 में, आप उस क्वेश्चन आंसर को करते रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है क्लियर हो जाने वाला है। और अगर आप चाहते हैं तो ये PDF आपको अभी चला जाएगा प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से जो है आराम से बैठ के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एक सवाल पक्का होगा तो पक्का होगा, ठीक है। तो चलिए तब तक आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, फिर मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।